नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का रसायन विज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। जैसा आपको ध्यान है, गैसीय अवस्था चल रही है और उसमें हमने केटीजी को इंट्रोड्यूस करा दिया था। उसके विभिन्न बिंदु भी हमने बताए थे, विभिन्न फॉर्मूले भी उसमें कुछ आए थे, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। उसके बारे में हमने डिटेल बात की थी। कुछ पोस्टुलेट्स थे, उसके पॉइंट थे, अभिग्रहित थे, बिंदु थे, जिनको एक एक करके पढ़ा गया था। अब यहां पर उसी से संबंधित वेगों की बात करनी है। अलग अलग वेग डिफाइन होते हैं। क्या होता है बच्चों, उसमें एक पॉइंट ये भी आया था ना कि जो गैस के अणुओं के वेग हैं वो बहुत सारे होते हैं, यानी सब अणुओं के अपने अपने वेग हुआ करते हैं। तो फिर उसको हम एवरेज के रूप में व्यक्त करते हैं। वी आर एक्सप्रेसिंग इट इन फॉर्म ऑफ एवरेज। हम उसको एवरेज वेलोसिटी के रूप में दिखाते हैं। इस एवरेज को भी दिखाने के तीन तरीके हो जाते हैं यहां पर। मतलब औसत लिया है उसको भी तीन तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। ये इतने तरीके के वेग क्यों हैं, आप समझ रहे हैं? ये इतने तरीके के वेग इसलिए हैं क्योंकि वेग अणुओं के हैं ही इतने सारे, बहुत सारी वेलोसिटीज हैं उनके पास में। किसी का औसत है, किसी का मुख्य प्रायिक है, किसी का कुछ है ना। तो ऐसे अलग अलग तरीके से वेगों को दिखाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेग के प्रकार, गैसीय अणुओं के वेग। तो बेटा तीन प्रकार से अणुओं को, वेगों को व्यक्त किया जाता है। ये सभी बेसिकली एवरेज हैं, ये मैं आपको बता दूं। ये तीनों ही रूप औसत के ही हैं, ठीक है ना। पर औसत को भी गणितीय रूप से अलग अलग तरीके से निकाला गया। तो देखिए, इसमें बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि गैसीय अणुओं के वेगों को तीन प्रकार से व्यक्त करते हैं। हम इनको तीन विभिन्न प्रकारों से व्यक्त करते हैं। पहला है, एक एक करके बात करेंगे इनके बारे में है। पहला है मुख्य प्रायिकता वेग। मुख्य प्रायिकता वेग, इसको बोलते हैं बेटा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी आप समझते हो, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा हो, जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो, उसको प्रोबेबल बोलते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या तो यूएमपी दिखाते हैं या फिर अल्फा से भी इसको दिखाया जाता है। दूसरा जो वेग है वह है बेटा औसत वेग। निश्चित तौर पर औसत मैंने कहा कि ये सारे ही औसत ही हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से एवरेज निकाले हुए हैं, तो इसको कहते हैं एवरेज। उनमें से एक का नाम है भी औसत ही, ठीक है ना। सो एवरेज वेलोसिटी, इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। तीसरा होता है बेटा, और सर्वाधिक प्रचलित, वर्ग माध्य मूल वेग, यानी कि रूट मीन, रूट अंडर रूट निकालते हैं कि नहीं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको बोलते हैं URMS, या इसको सिंपल U से भी व्यक्त किया जाता है। तो अब तक जो बात हमारे सामने आई है वह यह है कि भाई गैस के अणुओं के जो वेग होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। गैस के अणुओं के वेग बहुत सारे तरीके के होते हैं और उनको हम तीन विभिन्न प्रकारों से व्यक्त करते हैं। एक होता है मुख्य प्रायिकता वेग यानी कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एक होता है औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी, एक होता है वर्ग माध्य मूल वेग यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जब हमने, आपको याद होगा, PV = 1/3 mu² पढ़ा था, तो उसमें जो वो U था ना, वह वर्ग माध्य मूल वेग ही था। मैंने उस टाइम भी आपको कहा था, मैंने उस टाइम भी ये चीज आपसे कही थी कि जो वो U है ना वहां पर, वो वर्ग माध्य मूल वेग ही है। वहां जो U था वह URMS ही था। मैं एक एक करके इनके बारे में बात कर रहा हूं, तसल्ली रखें, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट UMP। भाई ये अधिकांश अणुओं का वेग होता है ना, यह अधिकांश अणुओं का वेग होता है। मोस्ट प्रोबेबल का तो मतलब ही ये होगा, नाम में ही छुपा हुआ है सब कुछ।
यह अधिकांश अणुओं का वेग होता है। अधिकांश अणुओं का जो वेग होता है वह मोस्ट प्रोबेबल होता है। अधिकांश अणुओं का जो वेग होता है वह मोस्ट प्रोबेबल, नाम से पता चल रहा है। इसके सूत्र हम डिराइव नहीं करेंगे, सीधे बताएंगे। शायद आपको भौतिकी के अंदर ये डिराइव कराया जाता हो, मे बी पॉसिबल, मुझे नहीं आइडिया है। यहां पर जरूरत नहीं है, जिस चीज की आवश्यकता नहीं उसे हम करेंगे भी नहीं। UMP इज √2RT/m। यहां पर m क्या है भाई? यहां m क्या है बेटा? m यहां गैस का अणुभार है, m गैस का मोलर द्रव्यमान। बाकी तो आप जानते ही हो, T ताप ही होगा, कॉमन सेंस। R गैस स्थिरांक, और तो R क्या हो सकता है? ये जो है वह गैस क्या है? गैस का मोलर द्रव्यमान है। दूसरा जो प्रकार इसके अंदर हम देखते हैं, दूसरा जो प्रकार हम देखते हैं UMP के बाद, वह होता है U एवरेज, यानी कि औसत वेग। औसत वेग का सूत्र क्या होता है? तो U एवरेज का सूत्र जो होता है वह आपका 8RT/πm होता है। U एवरेज जो सूत्र है वह 8RT/πm है। सो दिस इज द फॉर्मूला। इसको हम 8RT/πm बोलते हैं, इसको हम 8RT/πm बोलते हैं। इसी प्रकार से यहां तीसरा वेग आता है, उसको अधिक सम्मान देने की जरूरत है, तो उसे हम अगले पेज पर बता रहे हैं। तीसरा जो है वह सबसे अधिक रूट मीन स्क्वायर। देखिए दोनों शब्द इसमें दिख रहे हैं, रूट भी दिख रहा है, मीन भी दिख रहा है, 3 एक्चुअली बोल सकता हूं, और स्क्वायर भी दिख रहा है। तो URMS क्या है बेटा? URMS निकालने का एक तरीका तो ये हो सकता है, देखिए एक तरीका तो ये हो सकता है कि U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस डैश 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 UN स्क्वायर। बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूं, ये आ जाएगा यहां पर, ये U है ना, म्यू नहीं भैया, UN स्क्वायर यानी n अणु ले लिए, और डिवाइड बाई n से नीचे क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, कितने अणु हैं। तो ये देखो यहां पर यह स्क्वायर भी है यानी वर्ग भी है, और माध्य भी है, और वर्गमूल भी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। या फिर इसी को ऐसे भी दिखाया जाता है, इसी का फॉर्मूला 3RT/m भी हुआ करता है। 3RT/m भी इसका सूत्र होता है। n यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, निश्चित तौर पर n क्या होगा? n अणुओं की संख्या होगा। n जो है वह अणुओं की संख्या को बता रहा है, n यहाँ अणुओं की संख्या को बता रहा है। n जो है वह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है। इसको हम n बराबर क्या है बेटा? नहीं तब अभी हम बच्चे बोल देंगे सर दिख नहीं रहा, ये तो हमको हाँ, तो इसको हम अभी गुलाबी कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत दिखने में न रहे। अणुओं की संख्या। अब देखो बेटा, इनका आपसी अनुपात जो है ना वो बड़ा पूछा जाता है, और जिसको आप यदि सूत्र याद है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो कोई दिक्कत कतई इसमें आने वाली नहीं है। वी कैन इजीली गो फॉर इट। हम इसको आसानी से इसके लिए जा सकते हैं। देखो कैसे, UMP क्या एवरेज, URMS, ठीक बात। यदि मैं इनकी तुलना करता हूं तो जो मान मुझे लिखे गए हैं उनको मैं यहाँ रखूं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ √2 बचेगा। अरे बाकी R और T और M तो कॉमन है ना प्रभु, यहाँ √8/π बचेगा और यहाँ √3 बचेगा। ठीक, बाकी तो यहाँ कॉमन है, बाकी तो यहाँ कॉमन है ना। अलग क्या है इसमें? अरे सूत्र देखो ना, √2RT/m, √3RT/m, √8RT/πm। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ जब हम कंपेयर करेंगे तो यही चीज़ आने वाली है। अब यहाँ पर यदि हम 1 ले लें, ये 1 ले लें, अरे भाई इसको डिवाइड बाई √2 कर दिया होगा, इसको 1 ले लूँ तो ये 1.128 आता है और ये 1.224 आता है। ये वैल्यू एज इट इज कभी कभी पूछ ली जाती है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। स्टार लगा रखे हैं, 2 गुलाबी होगी। तो भाई मैंने क्या बताया अब तक, मैं फिर बोल दे रहा हूं बच्चों।
बच्चों को सुन लो, हम ये कह रहे हैं कि केटीजी के अंदर जो गैस के अणुओं के वेग हैं वो बहुत सारे तरीके से, सो मेनी वेज बाय विच यू कैन डिफाइन इट, कई तरीके से उनको डिफाइन किया गया है। उसमें से तीन मूलभूत तरीकों का हमने यहां पर इस्तेमाल किया। तीन मूलभूत तरीकों से इसको हमने यहां दिखाया। एक तरीका इसके अंदर हो सकता है कौन सा, मुख्य प्रायिकता वेग। दूसरा तरीका हो सकता है कौन सा हो सकता है दूसरा तरीका हो सकता है आपका औसत वेग। और तीसरा तरीका हो सकता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी वर्ग माध्य मूल वेग। तीन विभिन्न तरीके हैं, तीन इनके सूत्र रहेंगे और उन्हीं का अनुपात हम यहां पर यूज करने वाले हैं। उन्हीं के रेशो को यहां आपसे पूछा जा सकता है, उन्हीं के रेशो को आपसे यहां पूछा जा सकता है। तो तीन तरह से वेगों को हमने व्यक्त किया। अब प्रश्न यह भी आता है बच्चों, इट मे बी पॉसिबल कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ये जो वेग आपने बताए हैं, यह जो विभिन्न प्रकार से वेग बताए हैं, उस पर न्यूमेरिकल कैसे बनता है। देखो, एक क्वेश्चन तो ऐसा आ सकता है कि किस ताप पर SO2 गैस का UMP, किस ताप पर SO2 गैस का UMP O2 गैस के 27 डिग्री सेल्सियस पर U एवरेज के बराबर होगा, या URMS कर देते हैं, URMS के बराबर होगा। ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि ये एक आसान प्रश्न है। इसको हम इजी क्वेश्चन बोलेंगे कि भाई किस ताप पर SO2 गैस का UMP, किस ताप पर SO2 गैस का UMP O2 गैस के 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर URMS के बराबर होगा। SO2 गैस का UMP ऑक्सीजन गैस के 27 डिग्री सेल्सियस पर URMS के बराबर होगा। आपसे पूछा है कि भैया ऐसा कौन से टेम्परेचर पर होने वाला है, ऐसा कौन से ताप पर होने वाला है। तो कुछ बिल्कुल सिंपल है, दो एक्सप्रेशन बनाए, दोनों को बराबर कर दो। दो एक्सप्रेशन बनाएंगे, दोनों को बराबर कर दीजिए। नहीं तो कैसे, देखिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज योर UMP जो मुझे निकालने के लिए कहा गया, और ये किसके लिए है, ये SO2 के लिए है। आपको मालूम है कि UMP का सूत्र जो होता है, UMP का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, UMP का जो सूत्र होता है वह होता है 2RT/m। तो 2RT/m, R को तो रखने की जरूरत नहीं है, वो तो कैंसिल हो जाएगा, आप समझ सकते हो। T आपको पता करना है, M बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां ध्यान रखें कि M का मान, वैसे तो यहां फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना M का मान kg में आना चाहिए। इसलिए M का मान kg में आना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि यहां जब आप, यदि ऐसे प्रश्नों में, फिलहाल यहां तो देखो R से R कैंसिल हो रहा है, लेकिन ऐसे प्रश्नों में जब R का यूज करना होगा तो वो हमेशा आप जूल में रखोगे, और जब वो जूल में रखोगे तो ये CGS में कैसे चल जाएगा, तो इसको भी आपको MKS में रखना पड़ेगा। सो यहां पर एक बात ध्यान रखना कि मोलर मास M क्या है, दिस मोलर मास ऑफ, ये क्या है, SO2 का मोलर द्रव्यमान है। SO2 का, SO2 क्यों कहें हम, क्योंकि पर्टिकुलर SO2 ही हर बार हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि नहीं। वो तो सिंपल है कि भैया M को आपको यहां ध्यान रखें कि kg में रखना पड़ेगा। M को kg में क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि R आपका जूल में आता है, तो फिर M जो है वो kg में आना है। ये आपकी इक्वेशन 1 हो चुकी है, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। फिर हम बात कर लेते हैं दूसरे समीकरण की ओर मूव करें, और वह क्या है, वह URMS है। और किसका है वह URMS, वह ऑक्सीजन का है। दैट इज फॉर O2 गैस। तो O2 गैस के लिए URMS का सूत्र क्या होता है, 3RT/m होता है। सो यहां आसान है काम, RT, ये T कितना दे रखा है, ऑक्सीजन गैस के कितने हैं, दिस इज एक्चुअली 300 है, एंड डिवाइडेड बाई m कितना हो जाएगा, m यहां कितना हो जाएगा, फिलहाल ये हो जाएगा आपका 32 इंटू 10⁻³ 32 इंटू 10⁻³ ये इक्वेशन 2 है।
इसको आपको निकालने की यहां आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि R से R कैंसिल हो जाएगा। अब बोला यह है कि किस टेम्परेचर पर दोनों बराबर है। हमसे बोला गया है कि किस ताप पे दोनों बराबर होंगे, तो बहुत आसान है, दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर दीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए UMP ऑफ SO2 आपको बराबर करना है URMS ऑफ O2 से, ऐसा आपके प्रश्न की रिक्वायरमेंट है। अब UMP ऑफ SO2 यह कितना होगा, UMP ऑफ SO2 कितना होगा, सो दिस इज 2 into RT, तो हमको नहीं मालूम, वही मुझसे पूछा गया है। ये केजी में मैंने मोलर मास को रख दिया, और यहाँ 3 into R into ये 300 है, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, जिसको केल्विन में ही रखना पड़ेगा ना, और अपॉन दिस इज 32 into 10⁻³ है। दोनों ओर से स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट हट जाएगा। यू शुड गो फॉर द स्क्वायर, दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपका 2 into R into T अपॉन 64 into 10⁻³ इसको तो क्या हो जाएगा, 3 into R into दिस इज 300 डिवाइडेड बाई 32 into 10⁻³ निश्चित तौर पर यहाँ पर ये R से R कैंसिल हो गया, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो गया। ऐसी परिस्थिति के अंदर बहुत आसान है, यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं, टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि 3 into 300 into 64 अपॉन क्या आ रहा है, 32 into 2 आ रहा है। सो यहाँ इजी है इसे सॉल्व करना। कैसे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह साफ दिखता है कि 600 केल्विन पर ऐसा होना चाहिए, एक्चुअली 900 केल्विन पर, क्योंकि 32 से 64 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 900 केल्विन इज द टेम्परेचर जब ये दोनों बराबर होंगे। यह आपस में किस ताप पर SO2 गैस का UMP O2 गैस के 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर URMS के बराबर हो जाएगा। तो बहुत आसान है इसको पता करना, ये एक इजी क्वेश्चन माना जाएगा। फिर इसी तरह से एक प्रश्न और, इसी कॉन्सेप्ट पर एक और प्रश्न बता रहा हूं, और वह क्या है, देखिए आपसे कहा सकते हैं कि 32 ग्राम CH4 हेतु 27 डिग्री पर निम्न को ज्ञात करें। एट 27 डिग्री सेल्सियस इनको अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, निम्न को अपन को ज्ञात करना है। तो उसमें से पहला ऑप्शन 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर इनको ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन कहा गया है कुल एवं औसत गतिज ऊर्जा, कुल एवं औसत गतिज ऊर्जा, पहली बात। दूसरा, एक तो कुल गतिज ऊर्जा निकालनी है, दूसरा एवरेज, टोटल भी निकालनी है और एवरेज भी निकालनी है। एक तो टोटल निकालनी है, दूसरा एवरेज निकालनी है। एंड द बी ऑप्शन इज व्हाट, इसमें आपसे कहा है कि आप इसका URMS ज्ञात करो, मीथेन अणु का, CH4 अणु का URMS। ठीक है, ऐसे हमको प्रश्न दिया है, इजी है ये भी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो फर्स्ट, सबसे पहले कुल निकाल देते हैं। आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है, कुल टोटल ज्ञात करने का, टोटल काइनेटिक एनर्जी को ज्ञात करने का सूत्र होता है 3/2 nRT, और यहाँ 3/2 n का मतलब कितना है, 32 ग्राम डिवाइड बाई 16 ग्राम इंटू R का मान 8.314 इंटू तापमान 300, उत्तर आ जाएगा जूल में। वैल्यू आप निकालते रहना। तो ये माना गया, यही सूत्र होता है। इट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट टोटल काइनेटिक एनर्जी, कुल गतिज ऊर्जा। कुल गतिज ऊर्जा को ज्ञात करने का यह सूत्र होता है 3/2 nRT। अब इसमें औसत भी बोली हुई है, तो वह भी हम निकाल लेंगे आसानी से। उसको हम KE बार से दिखाते हैं। औसत गतिज ऊर्जा वो प्रति अणु ही होती है। मैं बताया आपको कि आपको औसत को प्रति अणु कंसिडर करते हुए चलना है। प्रति मोल दे रखी हो तो नाम दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो औसत गतिज ऊर्जा प्रति अणु ही कंसिडर की जाती है। और वह सूत्र होता है 3/2 K × T।
सो यहाँ पर 3/2 मोल से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। K का मान R बटा क्या होता है, Na होता है, इंटू T कर देंगे। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 3/2 इंटू R की जगह 8.314, Na की जगह 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू टेम्परेचर की जगह 300। ये वैल्यू भी आपकी जूल में आ जाएगी। दिस इज योर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा हम यहां से निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो आपको दिया गया है वह था URMS के बारे में। तो यहां कैसे निकालोगे URMS? किसी के भी URMS निकालने का सूत्र लगा दोगे 3RT/m। ध्यान रखना कि यह m जो है वह kg पर मोल में रखना है, क्योंकि R आप यहां देखो, अब तो यहां वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना आंसर निकालने के लिए। सो यहां हमेशा याद रखिएगा कि m शुड बी इन kg पर मोल एज R इज इन जूल्स। R जो है वह क्योंकि किस में है, जूल में है। So this is coming out to be 3 into 8.314 into कितना टेम्परेचर है 300 डिवाइड बाई मोलर मास। मोलर मास कितना दे रखा है आपको, व्हाट इज द मोलर मास आपसे पूछा किसका गया है, CH4 का पूछा गया है। तो इसका मतलब दिस इज 16 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे, यह आंसर आपका मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब सब MKS में चल रहे हैं, सारे के सारे आपके MKS में चल रहे हैं, तो फाइनल आंसर भी आपका किस में आएगा, MKS में ही आने वाला है। इसमें कोई डाउट कतई नहीं हो सकता किसी भी प्राणी को। तो उम्मीद है बात यहां तक आप समझ गए होंगे दैट व्हाट वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन। बात समझ गए। क्या था प्रश्न, आसान सा था, कोई दिक्कत नहीं थी। 32 ग्राम CH4 दिया हुआ था और उसके 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ वैल्यूज निकालने के लिए कहा गया। उसमें पहला है कुल एवं औसत गतिज ऊर्जा निकालनी है। CH4 अणु का आपको URMS भी निकालना है, और हमने कुल मिला के 3 चीज इसमें निकालनी थी, ठीक है ना। तो ये बच्चों KTG और उससे संबंधित प्रश्नों की बात हुई। KTG से ही संबंधित एक चीज और अभी हम डिस्कस करेंगे, उसका कनेक्शन इनडायरेक्ट वे में KTG से ही है, और वो है वॉन डर वाल गैस इक्वेशन। बहुत महत्वपूर्ण है, नो डाउट, इसको समझना ही चाहिए अपन को। तो देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। वॉन डर वाल गैस समीकरण, इट इज वॉन डर वाल गैस समीकरण। देखो क्या होता है, जो वास्तविक गैसें होती हैं वह आदर्श गैस समीकरण को हर हमेशा फॉलो करे ये जरूरी नहीं है। इस बात का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय कि आदर्श गैस समीकरण को हमेशा फॉलो करे। PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT होता है। ये आइडियल गैस इक्वेशन है आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। PV इज इक्वल्स टू nRT इज द आइडियल गैस इक्वेशन, और यह गैस इक्वेशन रियल गैसेस हर हमेशा फॉलो करो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी। क्यों नहीं है ऐसा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जब वो पूरा तरह से PV इक्वल्स टू nRT फॉलो नहीं करती, तो फिर उसमें सुधार की गुंजाइश बनती है। उसका सुधरा हुआ रूप, मॉडिफाइड फॉर्म, यानी ऐसा रूप जो वास्तविक गैसों के लिए भी काम आ जाए, उसी को हम कहते हैं वॉन डर वाल गैस समीकरण। यानी वॉन डर वाल गैस समीकरण मूल रूप से आदर्श गैस समीकरण का सुधरा हुआ रूप माना जाता है, मॉडिफाइड फॉर्म माना जाता है, संशोधित रूप जिसको हम बोलते हैं वो माना जाता है। इट्स अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। एक एक करके बात करेंगे, टाइम लेगा। वॉन डर वाल गैस इक्वेशन आज की क्लास में कंप्लीट नहीं होगा, ये कल की भी क्लास पूरी लगेगा, तो थोड़ा समय लगेगा, तसल्ली रखिएगा। ये बड़ा टॉपिक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एकदम से नहीं समझ में आएगा, समय लगता है थोड़ा इसके अंदर, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, पूरे को एज ए होल समझने की बजाय जो टुकड़ों टुकड़ों में चल रहा है उसको समझते जाइए। मैं क्या कह रहा हूं, वॉन डर वाल गैस समीकरण क्या है, क्यों जरूरत पड़ रही है, सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर रहा हूं। इसलिए जरूरत पड़ रही है बेटा क्योंकि आदर्श गैसों के लिए है वो आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस कौन सी होती है, कोई सी नहीं होती। आदर्श गैसें नहीं एग्जिस्ट करती है, हाइपोथेटिकल होती है, काल्पनिक होती है। जो भी गैस एग्जिस्ट करती है वो वास्तविक है। अरे रियल किसको बोलते हैं अपन किसको रियल बोलते हैं, जो हो। तो रियल गैसेस ही तो हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, SO2, सब क्या है, रियल गैसेस हैं, क्योंकि ये वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं। तो आदर्श गैस केवल कहानी किस्सों में है, दे आर हाइपोथेटिकल, काल्पनिक है। तो जो रियल गैसेस है ना, वो PV इक्वल्स टू nRT को एज इट इज फॉलो करे जरूरी नहीं है, कई बार गड़बड़ होती है। तो फिर उसका मॉडिफाइड फॉर्म दिया गया, उसको हम वॉन डर वाल गैस समीकरण बोलते हैं।
सबसे पहले ये बात समझ गए कि वॉन डेर वाल गैस समीकरण की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि वास्तविक गैसें आदर्श गैस समीकरण को एज इट इज फॉलो नहीं कर रही। अब क्यों नहीं कर रही उस पर भी जाएंगे हम धीरे धीरे। पहले मैं इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। वॉन डेर वाल गैस समीकरण क्या है, देखिए। तो बात यूं है बच्चों और कुछों कि वास्तविक गैसें यानी कि रियल गैस जो होती हैं आदर्श गैस समीकरण का पूर्णतः पालन करे जरूरी नहीं है, मतलब हर कंडीशन में जरूरी नहीं है, पूर्णतः पालन नहीं करती। इसका पूरी कंप्लीटली हर हमेशा फॉलो करे जरूरी नहीं है। अतः इसका संशोधित रूप, मॉडिफाइड, संशोधित यानी सुधरा हुआ, इसका मॉडिफाइड रूप प्रस्तुत किया गया जिसे मॉडिफाइड रूप प्रस्तुत किया गया जिसे क्या कहते हैं, वॉन डेर वाल समीकरण कहते हैं। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन हमने दिया कि भैया ये है क्या। टॉपिक बड़ा है भैया, है ना, 4 लाइन में नहीं क्लियर होगा, समय लगाएगा। वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन क्या है, तो जो रियल गैसेस हैं वो हर हमेशा इसका पालन करे आइडियल गैस इक्वेशन का, ऐसा नहीं हो पाता और इसी की वजह से यहां उसका मॉडिफाइड फॉर्म देना पड़ता है, उसको वॉन डेर वाल गैस समीकरण कहते हैं। अब यहां पर इस प्रश्न का भी जवाब देना पड़ेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है आदर्श गैसों को, सॉरी रियल गैसेस को, कि वह पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रही। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को क्या कारण है कि वो पूर्णतः फॉलो नहीं कर पा रही, क्या वजह है कि वह पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को एज इट इज फॉलो क्यों नहीं कर पा रही, उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो समझो। देखो ध्यान से सुनना। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी कहां से आया था? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी आया था गैस नियमों को संयुक्त करने से। ध्यान है, जब हमने गैस नियमों को संयुक्त किया था, कंबाइन किया था, तो जो रूप आया था उसको बोलते हैं पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। और ये जो सभी गैस नियम है ना, अल्टीमेटली केटीजी का रिजल्ट होता है। चीजें घूमती हैं भैया। आदर्श गैस समीकरण आती है गैस नियमों से, गैस नियम में एक्चुअली केटीजी से आए, ये सारे अल्टीमेटली केटीजी से आए हुए हैं। और केटीजी के कुछ पॉइंट थे, वो सारे के सारे पॉइंट एज इट इज रियल गैसेस के लिए सही साबित नहीं होते। केटीजी के कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो केवल आदर्श परिस्थिति में ही लगते हैं, रियल के लिए नहीं लगते, तो वहां से गड़बड़ शुरू हुई। वापस साइकिल चलाता हूं, सुनो ध्यान से। केटीजी के कुछ पॉइंट रियल गैस के लिए सही नहीं है। केटीजी से ही गैस नियम आए हैं और गैस नियमों का संयुक्त रूप है आदर्श गैस समीकरण। तो यहां से बात कनेक्ट होती है कि रियल गैसेस के लिए आदर्श गैस समीकरण हमेशा फॉलो ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हैं? यहां तक दोनों चीजें मैं बता दी। वॉन डेर वाल गैस समीकरण की जरूरत क्या पड़ी और आदर्श गैसें क्यों वॉन डेर वाल गैस समीकरण, ये वास्तविक गैसें क्यों वॉन डेर वाल गैस समीकरण चाहती हैं, दोनों लॉजिक मैंने आपको समझा दिए। फिर सुन लो, सिंपल 2 लाइन में बोल रहा हूं। रियल गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन आदर्श गैस समीकरण का पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का हर समय पालन नहीं करती, क्योंकि ये गैस समीकरण आई है गैस नियमों से और गैस नियम आए केटीजी से, और केटीजी के कुछ पॉइंट रियल गैसेस को पसंद नहीं आते। यहां से कनेक्शन बैठता है। ठीक है, इस बात को मैं लिख रहा हूं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए, आदर्श गैस समीकरण जिसको पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है ना, आदर्श गैस समीकरण, नाम ही इसका आदर्श गैस समीकरण है, तो वास्तविक गैसों के लिए कैसे लगेगी बताइए? आदर्श गैस समीकरण गैस नियमों से आती है, गैस नियमों का संयुक्त रूप है। ये तो मैंने बताया ही था आपको, मैंने ये करवाया ही था कि आदर्श गैस समीकरण गैस नियमों का संयुक्त रूप है, तथा यह गैस नियम ये कहां से आते हैं? ये गैस नियम, ये जो गैस नियम है वह केटीजी से आते हैं। यानी कि कनेक्शन बैठ गया, केटीजी से आते हैं। केटीजी के
केटीजी के निम्न बिंदु यानी कि पॉइंट्स, केटीजी के ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं वो रियल गैस को पसंद नहीं आ रहे, उन पर रियल गैस पे एप्लीकेबल नहीं है ना। तो केटीजी के निम्न बिंदु वास्तविक गैसों हेतु उपयुक्त नहीं है। केटीजी के कुछ पॉइंट हैं जो कि वास्तविक गैसों हेतु उपयुक्त नहीं है। अब वो मैं पॉइंट लिख रहा हूं, कल मैंने कुछ पॉइंट, आपको याद है मैंने कुछ पॉइंट बताए थे, केटीजी के कुछ पॉइंट अभिग्रहित पोस्टुलेट्स हमने कल पढ़े थे। तो उनमें से कुछ पॉइंटों के साथ समस्या है रियल गैसेस को, यानी सारे के सारे पॉइंट रियल गैसेस पे फॉलो नहीं होते, ओबे नहीं करते वो। और उनमें से दो मुख्य पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, देखिएगा। पहला, फर्स्ट पॉइंट, गैसों के कुल आयतन की तुलना में, गैसों के कुल आयतन की तुलना में उनके अणुओं का आयतन नगण्य होता है। गैसों के कुल आयतन की तुलना में गैसों के टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में उनके अणुओं का जो वॉल्यूम होता है, उनके मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ये बात हमने कल लिखी थी मैंने केटीजी के पॉइंट के रूप में। तो क्या रियल गैसेस के लिए ऐसा नहीं होता? होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। हर कंडीशन में वो ऐसा करें ये जरूरी नहीं है ना। दूसरा पॉइंट जो रियल गैसेस पर नहीं लगता, केवल आइडियल कंडीशन में लगता है, वो ये कि गैस अणुओं के मध्य अंतराणुक बल नहीं होते। ये कहना गलत बात है। निश्चित तौर पर गैस के अणुओं के मध्य में ज्यादा या कम अंतराणुक बल होते ही हैं, नहीं तो वो द्रवित कैसे होती थी? आपको मालूम है ना, गैसों को द्रवित किया जा सकता है, लिक्विफाई किया जा सकता है, तो वो तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है तभी कर सकते हैं। सो ये स्पष्ट है कि गैस अणुओं के मध्य अंतराणुक बल नहीं होते। ये बात भी गलत है। गलत इन सेंस कि ये पूरी तरह से रियल गैसेस पे तो नहीं अप्लाई की जा सकती। यह बिंदु रियल गैसेस के लिए पूरी तरह से सत्य नहीं माना जा पाएगा। हम नहीं कह सकते कि यह पॉइंट रियल गैसेस के लिए हमेशा करेक्ट होगा। ऐसा मानना, ऐसा सोचना गलत है। कुछ पॉइंट मैं यहां बता रहा हूं। चीजें कहां से शुरू हुई हैं? चीजें यहां से शुरू हुई कि रियल गैस आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं कर पा रही। हर समय आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं कर रही तो उसको मॉडिफाइड करना पड़ा। आदर्श गैस समीकरण का पालन क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आदर्श गैस समीकरण कहां से आती है? आदर्श गैस समीकरण आती है अल्टीमेटली गैस नियमों को मिलाने से। और गैस नियम कहां से आते हैं? केटीजी से। और केटीजी के कुछ पॉइंट उपयुक्त पाए नहीं गए हैं। केटीजी के कुछ पॉइंट सही नहीं पाए गए हैं, उपयुक्त नहीं पाए गए हैं, करेक्ट नहीं पाए गए। वास्तविक गैसों के लिए कुछ पॉइंट यहां पर करेक्ट साबित नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं? अब इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए, यहां पर इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए इसको मॉडिफाइड किया गया। बेटा उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, बहुत उपयोगी है। आया कहां से वो भी बता दूंगा। पहले समझें कि वान डेर वाल गैस समीकरण को मॉडिफाइड करके जो वान डेर वाल गैस समीकरण बनाई वो कैसी दिखती है। बहुत ही उपयोगी पद यहां लिखने जा रहा हूं एग्जाम के हिसाब से। इट्स अ वेरी यूजफुल। वो दिखती है बेटा P इक्वल्स टू n स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल्स टू nRT। ये आपका एक्सप्रेशन यहां दिखाई देता है। यहां आप देख रहे होंगे कि हमने प्रेशर को भी सुधारा है। यहां आप देख रहे होंगे कि हमने वॉल्यूम को भी करेक्ट किया है। वी हैव करेक्टेड प्रेशर एज वेल एज वॉल्यूम। आपने प्रेशर को भी चेंज किया, आपने वॉल्यूम को भी चेंज किया, लेकिन आपने एनआरटी में कोई बदलाव नहीं किया है, वो आप देख रहे होंगे। तो यहां पर इसी को कहते हैं वान डेर वाल गैस समीकरण। भाई यही है वान डेर वाल गैस समीकरण।
और जो किसके लिए एप्लीकेबल है, रियल गैसेस के लिए, वास्तविक। देख रहे हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी की जगह कुछ और है। देख रहे हैं इसके अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर दाब एवं आयतन, दाब एवं आयतन संशोधन यानी कि मॉडिफिकेशन किया गया है। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि दो चीजें सुधारी हुई हैं। एक प्रेशर में करेक्शन किया गया है, और एक वॉल्यूम में करेक्शन किया गया है। वी हैव करेक्टेड प्रेशर एंड द वॉल्यूम। यहां दो चीजों को सुधारा गया है, एक प्रेशर करेक्शन, एक वॉल्यूम करेक्शन। आप देख रहे होंगे कि P और B में चेंज किया, देयर इज नो चेंज इन द T में कोई बदलाव नहीं है, ताप में कोई बदलाव नहीं है। प्रेशर और वॉल्यूम को करेक्टेड किया गया है एक एक करके। अब भाई आप ये सोच रहे होंगे सर n स्क्वायर A/V² कहां से आ गया, तो वो भी हम बात करेंगे। अरे तसल्ली रखो ना भैया, धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से समझ में नहीं आएगा। पेशेंस रखें, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक पूरी क्लास और लगेगी इस पर, तो फिर अभी क्यों इतना परेशान होगा, एक एक करके बात करूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल जो नई चीज दिख रही है यहां एग्जाम ओरिएंटेड, देखिए वैसे ये डेरिवेशन इसका आपके एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, वो हम बता भी देंगे, हालांकि ऐसा नहीं कि मैं नहीं कराऊंगा, मैं बताऊंगा। लेकिन पहले जो काम की बातें जो एग्जाम में आती हैं उनकी पहले डिस्कस कर लेता हूं। इसमें कुछ चीजें आपको नहीं दिखाई दे रही हैं, वो है ए और बी, तो थोड़ा सा बात उनके बारे में कर ली जाए। वॉन डर वॉल स्थिरांक ए और बी। लेट्स टॉक अबाउट वॉन डर वॉल स्थिरांक ए व बी। वॉन डर वॉल स्थिरांक ए व बी, वॉन डर वॉल स्थिरांक ए और बी, आपको यही दोनों इसमें अलग से दिखाई दे रहे हैं। वॉन डर वॉल स्थिरांक ए व बी, देखो बाकी तो पी वी आर टी ये तो सब पुरानी चीजें हैं, नया केवल हमारे पास क्या है, ए व बी नया है। तो देखिए बेटा क्या क्या है, एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं ए के बारे में। What we want to know about A. A क्या है? A सीधे सीधे आकर्षण अणुओं के मध्य आकर्षण बल को दर्शाता है। यह अणुओं के मध्य आकर्षण बल को दर्शाता है, यानी कि A का मान हाई हो रहा होगा तो आकर्षण बल भी अणुओं के मध्य में बढ़ रहा होगा। यहां पर कुछ चीजें हैं आपस में जुड़ी हुई, देखिएगा जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। दो तीन बातें लिख रहा हूं, देखिए A जब बढ़ेगा ना तो आकर्षण बल अणुओं के मध्य का आकर्षण बल भी बढ़ेगा, अणुओं के मध्य का आकर्षण बल भी बढ़ेगा। और द्रवता की आसानी, लिक्विफिकेशन, द्रवीकरण में या द्रवीकरण की प्रवृत्ति, लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी वह भी बढ़ेगी, लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। ध्यान रखें इस बात को कि जब A बढ़ता है, A क्या बताता है, आकर्षण बल को दर्शाता है। आकर्षण बल कहां से कूद गए मेरे भाई, जो दो कमियां थी उनमें से एक बलों वाली तो थी, एक जो कमी थी, देखिए ये n स्क्वायर AV² कहां से है वो मैं बता दूंगा, लेकिन पहले जो इस फॉर्म में इस वॉन डर वॉल इक्वेशन में जो हमको दिखाई दे रहा है उसके बारे में तो बात करें। हमने इस वॉन डर वॉल इक्वेशन में जो नई फॉर्म दिखाई दे रही है पहले हम उसके बारे में तो बात कर लें। जो चीज हमको यहां दिखाई दे रही है वह A और B के रूप में है। आप देख पा रहे होंगे कि जो चीज हमको दिख रही है वो A और B के रूप में है। सो गैस अणुओं के मध्य अंतरा अणुक बल नहीं होते, ये बात पूरी तरह से यहां सत्य नहीं है, इसीलिए A आया है। A क्या बताता है, अणुओं के मध्य आकर्षण बल को दर्शाता है। जब A बढ़ता है तो आकर्षण बल बढ़ता है तो द्रवीकरण की प्रवृत्ति यानी कि लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी बढ़ती है, लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी बढ़ती है। A बढ़ने पर यहां एक क्रम में बताने जा रहा हूं, A का बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, 100% आपके काम आएगा। A का क्रम मतलब गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल का क्रम। अणुओं के मध्य कौन से बल होते हैं, या तो हाइड्रोजन या तो वॉन डर वॉल।
अब वैन डर वाल बल कैसे कैसे बढ़ते हैं, कैसे कैसे घटते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में हमने वैन डर वाल बल के विभिन्न प्रकार बताए हुए हैं, वहां से आप देख सकते हो वैन डर वाल बल के कौन कौन से प्रकार होते हैं। फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि इस ऑर्डर को ध्यान रखा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि हल्का सा कंफ्यूजन भी एग्जाम में भारी पड़ जाता है। यहां हम ए का क्रम आपको बता रहे हैं। वी आर गोइंग फॉर ऑर्डर ऑफ ए के क्रम की बात कर रहे हैं। तो देखो बेटा कौन कौन से क्रम हैं, कुछ गैसेस के लिए ए का ऑर्डर मैं बता रहा हूं। SO2, Cl2, अमोनिया, HCl, CO2, CH4, CO, O2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। ये कुछ ऑर्डर है, ठीक है ना। SO2, Cl2, अमोनिया, HCl, CO2, CH4, CO, O2, N2, हाइड्रोजन, हीलियम, यह ए का क्रम है, यह आकर्षण बल का क्रम है। इसका कारण क्या है, तो कारण बहुत सारे होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा अणुभार बढ़ने के साथ वैन डर वाल फोर्स बढ़ते हैं, ध्रुवता पोलैरिटी बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। तो कंबाइंड रीजन है, किसी एक से मैं सबको समझा दूं वो संभव नहीं है, कंबाइंड इफेक्ट है, ठीक है। तो ये ए का क्रम है। मैं बता दूं कि ये सिर्फ ए का ही क्रम नहीं है, यह क्रम किसका है, यह क्रम सिर्फ ए का नहीं कह सकते, इसको हम ए का आकर्षण बलों का, अपॉन नहीं है ऑब्लिक है भैया, आकर्षण बल का, द्रवीकरण का और अधिशोषण का क्रम भी कह सकते हो। आपको याद होगा ये बात मैंने उस टाइम पे बताई थी कि भैया जिन गैसेस के अंदर अट्रैक्शन फोर्स हाई होते हैं, जिन भी गैसेस में अट्रैक्शन फोर्स हाई होते हैं, वह आसानी से अधिशोषित होती है। ये चीज आपके सामने हम पहले भी रख चुके हैं कि जिन में भी अट्रैक्शन फोर्स हाई होते हैं वो ज़्यादा आसानी से द्रवित भी होती है, वह ज़्यादा आसानी से अधिशोषित भी होती है। तो ये ए का ही क्रम नहीं है, ये आकर्षण बल का भी क्रम है, ये द्रवीकरण का भी क्रम है। मतलब सबसे ज्यादा द्रवीकरण SO2 दिखाएगा, हाइड्रोजन हीलियम दे कैन नॉट बी लिक्विफाई, है ना, बहुत मुश्किल काम है। अधिशोषण का क्रम भी यह दर्शाएगा, हीलियम तो होता ही नहीं लिक्विफाई। सो ये विभिन्न विभिन्न क्रम हमने यहां पर रखे हैं। ए का क्रम आप समझ रहे होंगे, ए का क्रम क्या होगा, ए का क्रम क्या होगा वो आप समझ रहे होंगे। दूसरे की बात करता हूं तो वह है बी। अब बी क्या बताता है बेटा, बी जो है वह अणुओं के आकार को दर्शाता है, अणुओं के आकार को दर्शाता है, साइज। क्योंकि साइज वाला भी तो उसमें एक फैक्टर आया था, उसमें एक पॉइंट आया था, तो ये आकार को दर्शाता है। इसका नाम भी है बकायदा, इसको नाम भी देते हैं हम, इसका नाम है सह आयतन। बी को ही हम नाम देते हैं सह आयतन या वर्जित आयतन। इसको सह आयतन या वर्जित आयतन कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। मैं सब बता दूंगा एक एक करके, लेकिन समय लगेगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो अणुओं के आकार को दर्शाता है। यदि बी का मान बढ़ रहा है तो हमें क्या पता चल सकता है, यदि मेरे को बी का मान दो गैसेस के लिए दे दिया जाए तो मुझे उनके परमाणुीय त्रिज्या का मान, उनके आकार का मान, उनके द्वारा घेरे जाने वाले आयतन का मान, ये सब चीजें पता चलती हैं। ये सारे के सारी वैल्यूज मैं इससे प्रिडिक्ट कर सकता हूं, इससे मैं पता कर सकता हूं कि भैया जब बी बढ़ेगा तो फिर आकार भी बढ़ता होगा। ठीक है बच्चों, क्या किया हमने वैन डर वाल गैस समीकरण लिखी, जरूरत क्या पड़ी इसकी वो मैं सारा डिटेल आपको बता चुका हूं, दैट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वैन डर वाल गैस इक्वेशन। दाब और आयतन संशोधन इसमें किया गया है। वैन डर वाल स्थिरांक ए और बी यहां पर सामने हैं आपके, है ना। और ए क्या बताता है, तो ए अणुओं के मध्य में आकर्षण बल को दर्शाता है। ये उसका ऑर्डर भी हमने एक लिख दिया, काफी पॉपुलर है। बी के लिए भी हमने कुछ बातें बताई। अब यहां इनकी इकाइयों को भी देखा जाएगा। देखिएगा ए व बी की इकाई, यूनिट, जो कि बहुत ही आसान है ज्ञात करना। पहला है ए की इकाई। देखो आपको इक्वेशन बताता हूं, इक्वेशन से ही निकलेगी ना मेरे भाई। ये इक्वेशन क्या है,
P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये है, ये यूनिट है एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस वी। अब देख रहे हो आप कि एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर पूरा के पूरा प्रेशर में जुड़ रहा है। ये एक्सप्रेशन साफ साफ बता रही है कि प्रेशर में इसको आपने ऐड कर दिया है। यू हैव एडेड दिस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर इन प्रेशर, तो ऑब्वियस सी बात है इस पूरे की यूनिट भी कितनी होगी, एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर की जो इकाई होगी, इस पूरे की जो इकाई होगी वह एटीएम यानी कि दाब की इकाई होगी। इस पूरे की यूनिट को हम किसकी यूनिट कहेंगे, इसको हम दाब की इकाई कहेंगे, इसको हम प्रेशर की इकाई कहेंगे। तो कॉमन सेंस है कि ए की इकाई यहां से आ जाएगी, ए की यूनिट यहां से हम पता कर सकते हैं और वह क्या है आसानी से पता चल जाएगी, वह है एटीएम इंटू लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2। देख रहे हैं, एटीएम इंटू लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2, यह यूनिट यहां पर आई हुई है, यह यूनिट हम यहां देख पा रहे हैं। बहुत ही आसान है भाई। प्रेशर में कोई चीज, देखिए कॉमन सेंस है ये तो बिल्कुल ही, प्रेशर में कोई चीज ऐड हो रही है, इफ यू आर एडिंग समथिंग टू द प्रेशर सो इट शुड हैव द यूनिट ऑफ प्रेशर। उसकी जो इकाई होगी वह भी प्रेशर की ही होनी चाहिए ना। सो एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर की जो इकाई है वह एटीएम आएगी। सो यहां से वी कैन फाइंड आउट द ए की यूनिट, हम यहां से ए की यूनिट को निकाल सकते हैं और यह एटीएम लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2 आने वाली है। इसी प्रकार we can go for the B की यूनिट। इसी प्रकार से हम B की इकाई में भी जा सकते हैं, इसी प्रकार से हम B की यूनिट में भी जा सकते हैं। और B की यूनिट क्या है भाई मेरे, NB की यूनिट क्या है, आप देख रहे हो NB की इकाई क्या है, इस पूरे NB की इकाई क्या है, लीटर ही होगी ना NB की इकाई। वॉल्यूम में से तो वॉल्यूम ही घटेगा, वॉल्यूम में से तो वॉल्यूम ही घटेगा, तो NB की इकाई लीटर है। तो यहां से हम B की यूनिट यानी B की इकाई निकाल सकते हैं और वह लीटर मोल इनवर्स होनी चाहिए। निश्चित तौर पर वह लीटर मोल इनवर्स हो जाएगी। इट शुड बी कमिंग आउट एज लीटर मोल इनवर्स। देख रहे होंगे बहुत ही आसान है, आसान है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी भारी गणित लगानी पड़ रही होगी, ये बहुत ही आसान है, ठीक है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे। ए की यूनिट बी की यूनिट कैसे लिखाएंगे, ए और बी क्या बताते हैं, ए भी बताता है बी क्या बताता है। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न भी अक्सर दिखाई देता है, उसकी चर्चा भी मैं कर लेता हूं। अक्सर इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न भी दिखाई देता है कि N2 व अमोनिया, N2 व अमोनिया हेतु सत्य है। इसमें से कौन सा पॉइंट जो है वह नाइट्रोजन व अमोनिया के लिए सत्य है। तो देखो बेटा, इसके ए और बी की बात की गई है, ए और बी के बारे में कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, देखिएगा क्या ये करेक्ट है कि ए ऑफ अमोनिया इज एक्चुअली ग्रेटर देन ए ऑफ नाइट्रोजन। क्या ये करेक्ट है कि बी ऑफ अमोनिया इज लेस देन बी ऑफ नाइट्रोजन। क्या ये सही है कि ए व बी दोनों सही हैं, या फिर यह सही है कि इनमें से कोई सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्या ऐसा भी संभव है। तो देखो बेटा, इसमें से जो नाइट्रोजन के लिए या अमोनिया के लिए बी का मान तो हमने बताया था, बी का मान मैंने आपको बता दिया था, ये सॉरी ए का मान हमने आपको बता दिया था, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया था कि ए का मान अमोनिया के लिए ज्यादा होता है। यह बात तो आपको यहां इस क्रम में बता दी गई थी, इस ऑर्डर में यहां बता दिया गया था अमोनिया आगे है ना, अमोनिया आगे है। सो निश्चित तौर पर अमोनिया के लिए ए का मान अधिक होता है, लेकिन बी नाइट्रोजन का हाई होता है, क्योंकि नाइट्रोजन में एन होने की वजह से साइज उसका बड़ा हो जाता है। अदरवाइज हाइड्रोजन बहुत छोटे होते हैं, हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही स्मॉल है, हाइड्रोजन का साइज ये बहुत ही कम है। तो 3-3 हाइड्रोजन होने के बाद भी काम नहीं बनता है। यहां कहने को तो 3-3 हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी अमोनिया के कंपेयर में नाइट्रोजन का साइज बड़ा है, और साइज बड़े होने की वजह से ही यहां पर बी की वैल्यू बड़ी आ रही है। ठीक है, क्लियर है।
उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि A ऑफ अमोनिया इज एक्चुअली ग्रेटर देन A ऑफ नाइट्रोजन। अमोनिया के लिए जो A है वह नाइट्रोजन की तुलना में ज्यादा दिखाई देता है। तो उम्मीद है यह प्रश्न आप पूरा समझ गए होंगे। उम्मीद है यह बात आप समझ गए होंगे कि मैं यहां क्या कहना चाह रहा था। उम्मीद है यहां से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं प्रेशर करेक्शन की, दाब में संशोधन। आपने दो तरह के मॉडिफिकेशन किए ना, एक प्रेशर था, एक आपका वॉल्यूम था। तो एक एक करके बात कर रहे हैं कि कैसे आए, ठीक है ना। सो बेटा पहला है दाब संशोधन यानी कि प्रेशर करेक्शन, और इसकी जरूरत क्या पड़ रही है वो भी मैं बता रहा हूं। देखो प्रेशर करेक्शन, व्हाट इज द नीड टू गो फॉर प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन की जरूरत क्या पड़ी वह बात भी हम यहां कर रहे हैं, समझिए। देखो क्या होता है, पहला केस आदर्श गैस ले रहा हूं मैं। देखिए आदर्श गैस के लिए और वास्तविक गैस में दाब में अंतर क्यों आया? अरे भैया पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में पी तो लिखा ही नहीं आपने, पी प्लस एन स्क्वायर ए अपन वी स्क्वायर लिखा हुआ दिख रहा है वहां। तो इसका मतलब पी में कुछ सुधारा ना, पी में कुछ चेंज किया ना। तो ये चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? प्रेशर क्या रियल गैस का आइडियल के जैसा नहीं है? यदि रियल का आइडियल के जैसे प्रेशर होता तो आपको पी प्लस क्यों कुछ करना क्यों पड़ता? आप पी लिखते उसको, यानी कुछ न कुछ तो सुधार किया ना प्रेशर में, उसका ही कारण मैं समझा रहा हूं। तो देखिए आदर्श गैस के लिए मान लेते हैं मैंने एक ये चित्र बनाया, इस चित्र को ध्यानपूर्वक समझना। अब बेटा ये एक अणु है, ये अणु इस पात्र के दीवार से टकराएगा ना तब ये प्रेशर लगाएगा, बाकी अणु इसके आसपास हैं। ये एक पात्र की दीवार है जिससे ये कोलाइड करेगा तब इसका प्रेशर होगा। जितना फोर्स से कोलाइड करेगा उतना ही प्रेशर होगा, जितने फोर्स से टकराएगा उतना ही इसका प्रेशर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां पर क्या होता है, कोई इनके बीच में आकर्षण बल तो होता ही नहीं है ना। अणुओं के मध्य में, आदर्श गैस की बात हो रही है प्रभु, अणुओं के मध्य में काल्पनिक रूप से चर्चा तो कर सकते हैं, होती नहीं तो क्या हुआ, अणुओं के मध्य में आकर्षण बल नहीं है, अतः अणु उच्च बल से टकराएगा, क्योंकि दीवार से टकराएगा। दीवार से टकराने के कारण ही उसका दाब होता है। यहां जो प्रेशर उत्पन्न करेगा, इसके कारण जो प्रेशर उत्पन्न करेगा, उत्पन्न दाब जो होगा, इस बल के कारण जो उत्पन्न दाब होगा उसको ही हम पी आई बोलते हैं, यानी कि पी आइडियल बोलते हैं। ये आपकी परिस्थिति है किसकी? ये आपकी कंडीशन है आदर्श गैस की। आदर्श गैस के लिए हमने कहा कि जो उत्पन्न दाब है वो पीआई कहलाता है। और लेकिन जब ये रियल गैसेस के लिए आप चर्चा करते हैं ना, यानी कि इफ यू आर गोइंग फॉर वास्तविक गैस, यानी आप इसको जब रियल गैस के लिए बात करते हो, जब आप इसको वास्तविक गैसों के लिए बताते हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में ये अणु यहां टकराने वाला है लेकिन दूसरे अणु भी उसको अपनी ओर खींचते हैं। ये तो मानते हो बात कि अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। अणुओं के मध्य आकर्षण है, प्रतिकर्षण भी है, लेकिन प्रतिकर्षण तो बहुत पास में आने पे होता है। एक ऑन एन एवरेज बात करूं तो आकर्षण बल ही अणुओं के मध्य में है ना। तो अणुओं के मध्य आकर्षण बल उपस्थित, अरे वास्तविक गैस में यही तो होगा, अणुओं के मध्य आकर्षण बल उपस्थित। उससे क्या होगा, उससे अणु कम बल से टकरा पाएगा, जिससे अणु कम बल से दीवार से टकराएगा। और जब वो कम बल से टकराएगा तो कॉमन सेंस है, जब वो कम बल से टकराएगा तो कॉमन सेंस है कि लगने वाला दाब भी कम होगा, अतः उत्पन्न दाब कम होगा। उत्पन्न दाब पी आई से, उत्पन्न दाब पी आई से कम होगा।
ये बात समझें, इसको हम P रियल बोल रहे हैं। यहां जो उत्पन्न दाब है उसको हम P रियल बोल रहे हैं। दोनों में अंतर समझिए। आदर्श गैस में फ्रीली मूव कर रहा था, कोई रोकने वाला नहीं था, सीधा जाके दीवार से टकरा रहा था, जो प्रेशर उत्पन्न हो रहा था उसको PI कहा था। लेकिन वास्तविक गैस के अंदर उसे खींचने वाले अणु भी मौजूद हैं, इसीलिए क्योंकि ये उसे इस तरफ खींच रहे हैं, सो ऐसी कंडीशन में उत्पन्न दाब कम होगा। ठीक है, ये जो कमी आई है, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो P रियल है वह लेस देन P आइडियल आता है। यानी इस कमी को, ये जो कमी है, इसी कमी को डेल्टा P से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यह जो कमी आई है उसे हम डेल्टा P से व्यक्त करते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि P आइडियल बराबर P रियल प्लस डेल्टा P? बिल्कुल, हम ऐसा कह सकते हैं कि P आइडियल बराबर P रियल प्लस डेल्टा P। मैं फिर बता रहा हूं बच्चों, यहां पर क्या हुआ कि यहां तो फ्रीली देखिए, जैसे कि कोई वस्तु जाकर के दीवार से टकरा रही है और उसको कोई खींचने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, तो वो निश्चित तौर पर पूरे बल से टकराएगी, तो वहां दाब ज्यादा लगेगा। लेकिन जैसे ही वो दीवार से टकराने जा रही है, उसको रोकने वाले भी मौजूद हों, तो वो कम बल से टकराएगी। अब कम बल से टकराएगी तो दाब भी कम लगाएगी। तो वास्तविक गैसों का दाब आइडियल गैसों से कम होता है, इसीलिए तो सुधार करना पड़ा आदर्श गैस समीकरण में, इसीलिए तो सुधार करना पड़ा। इस कमी को डेल्टा P से व्यक्त करते हैं, और यह कमी प्रायोगिक रूप से पाया गया है कि यह डेल्टा P सांद्रता के वर्ग के समानुपाती होती है। मतलब बताता हूं, अभी प्रायोगिक रूप से यह हम पा सकते हैं कि यह जो कमी है ना, वह कंसंट्रेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यानी कि ये जो डेल्टा P है वह प्रोपोर्शनल टू N/V का स्क्वायर हो जाएगा। अरे भाई, कंसंट्रेशन ही तो है, N/V ही तो कंसंट्रेशन है। किसकी कंसंट्रेशन? अणुओं की। कैसे? देखो, अरे जितने अणु होंगे उतना ही तो खींचेंगे, जितने अणु इसके आसपास होंगे उतना ही इसे खींचेंगे, उतने ही कम बल से टकरा पाएगा, यानी डेल्टा P का मान उच्च होगा। बात को समझो कि जितने अणु होंगे, जितनी सांद्रता होगी, जितनी सांद्रता हाई होगी, उतने ही कम बल से इसे टकराने देंगे, उतना ही डेल्टा P हाई होगा। और प्रायोगिक रूप से पाया गया है कि यह सांद्रता के वर्गमूल के समानुपाती है। सो ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि मैं इसको यहां से हटाता हूं तो हमेशा की तरह एक स्थिरांक आना चाहिए। ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। तो मैं फाइनली ये कह सकता हूं कि नहीं, कि P आइडियल इज इक्वल्स टू P रियल प्लस N²A/V²। और आप देख रहे हैं कि हमने वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन में यही तो सुधार किया है। आप वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन की शक्ल देखो, आप देख रहे हो यहाँ P प्लस N²/V²। ये P क्या है? ये रियल प्रेशर है। इसको किसकी जगह लिखा गया बेटा? ये किसकी जगह लिखा गया है? ये P आइडियल की जगह लिखा गया है ना। ये P आदर्श की जगह ही तो लिखा गया है पूरा, क्योंकि आपने PV=NRT की जगह ही तो इसको यूज किया है। उम्मीद है बात आप समझ रहे होंगे। मैं फिर बता दे रहा हूं, क्योंकि वास्तविक गैसों में अंतराणु बल होते हैं, इसीलिए वह उसको खींचते हैं अपनी तरफ, वो अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करते हैं तो वह कम बल से टकरा पाते हैं, इससे दाब में कमी आती है। इस दाब में आई कमी को ही हम किससे व्यक्त करते हैं? डेल्टा P से व्यक्त करते हैं। ये डेल्टा P सांद्रता के वर्ग के समानुपाती होती है, ऐसा हमने एक्सपेरिमेंटली पाया है। सांद्रता पर क्यों निर्भर करती है? वो तो कॉमन सेंस है कि कंसंट्रेशन, यानी कि जितने अणु होंगे उतना ही, निश्चित तौर पर जितने अणु होंगे उतना ही तो बल लगेगा। N/V, ये बेटा ये N/V ही तो सांद्रता कही जा सकती है, कंसंट्रेशन कहा जा सकता है। N क्या है? अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या। V क्या है? आयतन। V मोलों की संख्या है और आयतन है। यानी जितने अणु होंगे ना इसके आसपास, उतना ही इसे खींचेंगे, उतना ही कम बल लगेगा, उतना ही डेल्टा P हायर हो जाएगा। ऐसा हमने यहां कहना चाहा है। ये कारण है कि आपका P की जगह यहां क्या दिखाई दे रहा है? P प्लस N²A/V² दिखाई दे रहा है। P प्लस N²A/V² दिखने के पीछे का लॉजिक उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि why we have this expression। वॉल्यूम वाला अभी हमने नहीं बताया है कि उसमें क्यों सुधार किया गया, लेकिन प्रेशर वाला उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि रियल गैस का प्रेशर आइडियल से भिन्न क्यों है, क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल होते हैं।
ठीक है, इसी को मैं फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ एक बार फिर से। हमने कल अणुओं की बात की थी, अणुगति सिद्धांत की बात की थी। उसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के वेगों को हमने यहाँ दर्शाया हुआ है। इन वेगों के लिए हमारे पास सूत्र हैं जो हमें डायरेक्टली ध्यान रखने हैं। उनका अनुपात, ये प्रश्न अक्सर दिखाई देता है, अनुपात वाली बात भी आप समझिएगा। फिर हमने यह बात की कि किस ताप पर SO2 गैस का UMP O2 गैस के 27 पर URMS के बराबर हो जाएगा, तो ये भी आसान था, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था एक्चुअली। दोनों तरफ आपने इसको क्या कर दिया, बराबर कर दिया। SO2 और O2 को निकाल कर आपने इसको क्या कर दिया, उनके बराबर कर दिया। आसान था, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमसे यहाँ इस प्रश्न में कहा गया है कि इनको ज्ञात करो, तो औसत गतिज ऊर्जा कुल ज्ञात करनी है और उसका URMS भी आपको निकालना है। ये भी एक आसान प्रश्न था, इसमें कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। m को आपको kg में रखना, इतनी सी बात एक्स्ट्रा थी। फिर हम आए थे वैन डर वाल गैस समीकरण पर, उसकी जरूरत क्या पड़ती है वो भी मैंने आपको समझाया कि वैन डर वाल गैस समीकरण की आवश्यकता इसलिए क्योंकि वास्तविक गैसें पूरी तरह से या हर कंडीशन में आपका जो इक्वेशन है ना आइडियल, उसको फॉलो करे ऐसा आवश्यक नहीं होता। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा इस इक्वेशन को मॉडिफाइड करना पड़ता है। क्यों मॉडिफाइड करना पड़ता है? क्योंकि यह गैस नियम जो आए हैं, गैस समीकरण जो आया है वो गैस नियमों से आया और गैस नियम केटीजी से आए, और केटीजी के कुछ पॉइंट हैं जो रियल गैसेस पे यूज नहीं कर सकते या उनको फॉलो नहीं करती वो पॉइंट हमने यहां बताए। इन पॉइंटों की वजह से ही सुधार करना पड़ेगा दाब में और आयतन में। दो तरह के करेक्शन किए गए। एनआरटी को तो कोई छड़ा गया नहीं है, वो तो एज इट इज यूज कर लिया हमने। दाब और आयतन में संशोधन किया गया, देख रहे होंगे। इसके लिए आपको ए और बी के बारे में बात बताई गई कि ए का क्या क्रम होता है और बी का क्या क्रम होता है, ये हमने यहां पर बात बताई है। इकाई बहुत आसानी से, ए और बी की इकाई बहुत ही आसानी से ज्ञात की जा सकती है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। यदि ऐसा प्रश्न आता है तो उसे मेरे ख्याल से सबसे आसान प्रश्न माना जाएगा। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। फिर बात की हमने प्रेशर करेक्शन की। यह समझने वाला हिस्सा था कि दाब में संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी और संशोधन हुआ तो फिर वो आया कहां से। तो वो दोनों चीजें मैंने आपको बताई कि यहां पर जो करेक्शन है डेल्टा पी, वह इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है, उतने बल से टकरा नहीं पा रही, और बल कम लगेगा तो दाब भी कम लगेगा। सो हम सिंपल क्या ऐसा कह सकते हैं कि वास्तविक गैसों के अंदर जो वास्तविक गैसें जो प्रेशर डालती हैं वह कम होता है आदर्श की तुलना में, क्योंकि उनके मध्य में आकर्षण बल होते हैं, वह उन्हें पात्र की दीवारों से बहुत ज़्यादा टकराने नहीं देते, क्योंकि वो खींचते हैं, बीच बीच में व्यवधान उत्पन्न होता है। यही कमी डेल्टा पी से व्यक्त की गई है। इस डेल्टा पी को मैं इस रियल में जोड़ दूं तो आइडियल आ जाएगा। तो जो आइडियल हुआ करता था उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, यहां पर सिर्फ मुझे डेल्टा पी की वैल्यू निकालनी है। यह पाया गया कि यह डेल्टा पी सांद्रता के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है, यानी कंसंट्रेशन, गैसीय अणुओं की सांद्रता। कॉमन सेंस है ना, फिर भी बता देता हूं कि डेल्टा पी किसके समानुपाती है, गैसीय अणुओं की सांद्रता है ना, गैसीय अणुओं की सांद्रता के वर्ग के, कंसंट्रेशन किसकी, गैसीय अणुओं की, उसके क्या वर्ग के समानुपाती होती है। गैसीय अणुओं के सांद्रता के वर्ग के समानुपाती, ठीक है ना, वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक, सो इस तरीके से हमने इसको डिराइव कर लिया। वी वाला बाकी है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको अच्छे से तैयार करना बच्चों, ये थोड़ी सी मेहनत मांगता है, हाथों हाथ ही इसको लिख करके और तैयार कर लेना। फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।